नमस्कार साथियों। नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमने एक 3 क्लासों में एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है वर्ण विचार। उससे पहले हमने हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास भी पढ़ा। अब हम वर्ण विचार को कंप्लीट कर चुके हैं पूर्ण रूप से। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। हमारा जो आगे का हमने पहले ही बात की थी कि व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में हमने पहले देखा था वर्ण विचार, दूसरा देखा था शब्द विचार और तीसरा देखा था वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है, हमने वर्णों को भली भांति समझ लिया है। चलिए बात करते हैं शब्द विचार की। तो अपने हेडिंग डालें शब्द विचार। हमारा जो दूसरा हिंदी का व्याकरण का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार। चलिए शब्द विचार को पढ़ते हैं। कितने प्रकार के दुनिया में शब्द बने हैं, इस इस संसार में कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सभी शब्दों को हम कई श्रेणियों में विभाजित करेंगे। जहाँ भी शब्द नाम आता है इसका मतलब होता है कि सार्थक इकाई। जहाँ भी शब्द नाम आता है इसका मतलब क्या होता है? सार्थक इकाई। तो हमारा सबसे पहला, और शब्द के बारे में अगर कहीं पढ़ेंगे तो शब्द है क्या चीज़ उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि जो शब्द होता है वो सार्थक इकाई होता है भाषा की। सार्थक इकाई होता है। तो सार्थक इकाई के रूप में इसको जाना जाता है। कहीं भी अगर हमसे हमें सबसे पहले अर्थ मिलेगा तो इसमें ही मिलेगा, इसलिए इसको अर्थपूर्ण इकाई भी कहा जाता है। अर्थपूर्ण इकाई। तो ध्यान दीजिए, कहीं भी अपने को अर्थ मिले तो सबसे पहले अपने को मिलेगा शब्दों में। शब्दों में ही अर्थ पाए जाते हैं, वर्णों में अर्थ नहीं होते। अर्थपूर्ण इकाई होती है ये। भाषा की सबसे छोटी ये अर्थपूर्ण इकाई है, सार्थक इकाई है। उसे ही शब्द कहते हैं। तो शब्द के बारे में अगर परिभाषा लिखूं तो छोटी सी एक परिभाषा बना सकता हूं क्या, कि भाषा की छोटी इकाई, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है तथा, तथा अब ये बनती किससे है उसकी बात करें तो मेरे को बताओ शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से तो बनते हैं। वर्णों का उचित और सार्थक मेल होना चाहिए। तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई जिसका अर्थ होता है तथा जो तथा जो वर्णों के उचित और सार्थक मेल से बनती है। अब इकाई की बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगी शब्द, कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शब्द कहलाते हैं। या कहलाते हैं भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, कहलाते हैं। तो ऐसी इकाई जो सार्थक होती है तथा जो वर्णों के उचित और सार्थक मेल से बनती है। मुझे किसी भी शब्द को अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा राम लिखा, ये राम लिखा, ये बनता है रै हलंत प्लस आ से प्लस मैं से प्लस ऐसे, इससे बनता है। तो ये किससे बना है? ये जो शब्द आपने देखा ये बना है किससे? कि राम जो शब्द है, ये शब्द की रचना हुई वो एक व्यंजन से हुई, एक स्वर फिर एक व्यंजन फिर एक स्वर। यानी स्वर और व्यंजन का मतलब होता है वर्ण। तो वर्णों का उचित मेल किया, वर्णों का उचित मेल किया, वर्णों का मेल हुआ तभी किसकी रचना होती है? शब्द की रचना होती है। वर्णों का मेल हुआ उसी से किसकी रचना हुई? शब्द की रचना होती है। तो हमने पढ़ा कि शब्द जो है वो सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई होती है। चलिए अब हमारा टॉपिक जो है शब्द विचार, यानी शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं शब्द। तो चलिए सबसे पहले शब्द का वर्गीकरण करता हूँ। तो शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण, चलो शब्द वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कि जो शब्द वर्गीकरण है ये हम कितने तरीकों से पढ़ने वाले हैं।
तो हमारे पास वही आधार आएंगे। पहला आधार क्या रहना चाहिए, दूसरा अर्थ आधार। तो पहले पहले मैं आधार लिख देता हूँ कि शब्दों का सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्गीकरण रहता है वो रहता है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। दूसरा बी नंबर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के। और डी नंबर प्रकार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम किसके आधार पर। उत्पत्ति हो गया, बनावट हो गया, प्रयोग हो गया, लास्ट पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। तो हमारे पास 4 आधार है, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे, बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पर। 4 प्रकार से हम शब्दों में बनावट देखेंगे, प्रयोग देखेंगे। बनावट यानी बनावट का मतलब होता है रचना। तो बनावट के आधार पे कह दूं या रचना के आधार पे कह दूं, बात एक ही है कि शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। रचना के आधार पर। रचना के आधार पे। प्रयोग के आधार क्या मतलब होता है कि हम प्रयोग करके देखने वाले हैं। अर्थ के आधार का मतलब होता है कि शब्दों के अर्थ कितने निकल सकते हैं, एक निकल सकता है, दो निकल सकता है, उल्टा अर्थ निकल सकता है, एक जैसे अर्थ निकल सकते हैं। तो अर्थ के आधार पे ये हमारे सामने 4 बेसिक बेसिक आधार हुए कि 4 आधारों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, शब्दों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे किसके आधार पे। पहला वर्गीकरण जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत के आधार पे पहले मैं लिख देता हूँ। उत्पत्ति स्रोत के आधार पे शब्द होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार 4 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति स्रोत का मतलब सबसे पहले अर्थ समझो क्या है। हमारा जो आधार है वो ले रहे हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति स्रोत के आधार पे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अब समझिए कि सबसे पहले इस बात को समझें कि उत्पत्ति क्या, कहाँ से और कैसे होती है। सर पहले वो बताइए कि उत्पत्ति, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति अगर होती है तो वो कैसे होती है। कोई भी शब्द अगर, किसी भी शब्द की रचना हुई तो किस प्रकार से शब्द आया, कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी है, वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पे 4 प्रकार के शब्द होते हैं कि शब्द आए कहाँ से हैं। तो ध्यान दीजिए, 4 आधार लिखोगे सबसे पहले। पहला आधार लिख रहा हूं तत्सम शब्द। तत्सम। दूसरा लिख रहा हूं तद्भव शब्द। तीसरा लिख रहा हूं देशज शब्द। चौथा लिख रहा हूं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। 4 शब्द लिखे। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। चारों के एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, फिर तद्भव पढ़ेंगे, फिर देशज पढ़ेंगे और विदेशज पढ़ेंगे। बात ये ध्यान में रहनी चाहिए कि उत्पत्ति कहाँ से होती है शब्द की, उसी के आधार पे है। तो इस तत्सम का मतलब क्या होता है। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तद्भव का अर्थ होता है तद प्लस भव। तद प्लस भव। और देशज का मतलब होता है देश प्लस जय। और विदेशज का मतलब होता है विदेश प्लस जय। विदेश प्लस जय। यहाँ देखें कि जो तत्सम है इसका मतलब होता है समान है। ये सम का मतलब समान है। तत् का मतलब होता है उसके, और उसके, यहाँ उसके का मतलब होता है संस्कृत के समान। इसके समान, संस्कृत के समान। ये इसका मतलब होता है तद्भव। भव का मतलब होता है रचना, और ये रचना होती है तत्सम शब्दों से। यानी इसका मतलब लिखता हूं उससे रचना।
उससे प्लस बनना, उससे बना है। और उससे किससे बना है? तत्सम से बना है, तत्सम से बना है। देशज का मतलब होता है, जय का मतलब होता है जन्म लेना। जय का मतलब यहाँ है जन्म लेना। और कहाँ? देश में, देश में यानी किसी क्षेत्र में जन्म ले लिया उन्होंने। और यहाँ पर भी जय का मतलब क्या लिखूंगा? जन्म लेना। और यहाँ कहाँ जन्म लिया? विदेश में। विदेश का मतलब है बाहर से, बाहर से जन्म लेकर जो आए हैं। तो चारों को मैंने अर्थ में ही, इनके शब्दों के अर्थ में ही विभेदित कर दिया। क्या बोलो? तत्सम कौन से होते हैं सर? तत् प्लस सम का मतलब होता है उसके समान है, ये संस्कृत के समान दिखाई देंगे। हिंदी की मूल भाषा ये है, हिंदी की मूल भाषा से मिलकर बनते हैं, मूल भाषा। और हिंदी की मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा संस्कृत होती है, उससे मिलकर ही ये इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आओ, तद्भव का मतलब होता है उससे बनना, यानी किससे बनेंगे? ये तत्सम से मिलकर बनेंगे। देशज का मतलब होता है देश में ही जन्म ले लेंगे। और विदेशज का मतलब होता है विदेश से जन्म लेकर आएंगे। ध्यान रहे, ये सभी पॉइंट जो हैं, इन पे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हिंदी में शामिल हैं। वो चाहे संस्कृत से आए हों, चाहे वो तत्सम से आए हों, चाहे वो देश में ही जन्म, किसी क्षेत्र विशेष में ही जन्म लिया हो, चाहे वो विदेश से आए हों। तो कहने का मतलब कहाँ से जन्म लिया है इन्होंने? अलग अलग स्रोतों से जन्म लिया है। उत्पत्ति स्रोत का मतलब होता है अलग अलग स्रोत से आए हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं? कोई भी शब्द होता है हिंदी में, कहीं का भी कोई शब्द है, हम उसको इस श्रेणी में रखकर विभाजित कर सकते हैं कि वो तत्सम है, या तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है। पहले उन दोनों को समझते हैं कि सर तत्सम और तद्भव को समझाइए। तत्सम तद्भव का मतलब मैंने बताया। तत्सम का मतलब जो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से आए हैं। तो इनकी अगर परिभाषा लिखूंगा, इनकी अगर परिभाषा मैं नए पेज पे लिख रहा हूँ और इसी पेज को रिटर्न करके दोबारा इस बात को समझाऊंगा। पहले परिभाषा लिख देता हूँ कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो हमारा उत्पत्ति स्रोत के आधार पे पहला जो पॉइंट है वो है तत्सम शब्दों का। और तत्सम शब्दों में हमने पढ़ लिया कि इनका क्या होता है? संस्कृत से आए हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखूंगा ऐसे शब्द, ये परिभाषा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द, पहले इनको परिभाषा यानी किताबी भाषा में समझ लीजिए, फिर मैं अपनी भाषा में इसको सिंपल वे में समझा दूंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा। ऐसे शब्द जो हिंदी की मूल भाषा कौन सी है बताया था? हिंदी की मूल भाषा जगत जननी है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से, संस्कृत से ज्यों के त्यों, ज्यों के, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, बिना किसी ध्वनि परिवर्तन, बिना किसी ध्वनि परिवर्तन, संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना किसी ध्वनि परिवर्तन हिंदी में स्वीकारे जा चुके हैं या स्वीकार कर लिए गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा सुनना, ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में भी बोले जाने लगे बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के वैसे ज्यों के त्यों हिंदी में आ चुके हैं, उनको कहेंगे तत्सम शब्द। अब आपको पता है कि संस्कृत बोलने में क्या होती है? कठिन होती है। लिखने में भी क्या होती है? कठिन होती है। ठीक है, पढ़ने में भी कठिन, उच्चारण में भी कठिन। तो बताओ, फिर संस्कृत से आए हैं तो इनका उच्चारण भी कठिन होगा, बोलना लिखना भी क्या होगा? कठिन होगा। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। मैंने लिखा क्षेत्र, मैंने लिखा क्षेत्र, फिर मैंने लिखा उष्ट्र, मैंने लिखा अग्नि, फिर मैं लिख रहा हूँ अग्नि के बाद श्रृंगार, फिर और लिख रहा हूँ अमावस्या, फिर पूर्णिमा। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको जो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है बोलने में। क्षेत्र, उष्ट्र, अग्नि, श्रृंगार, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के दिखाई देते हैं। अपने को लग रहा है संस्कृत से आए हैं जैसे।
तो संस्कृत से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के इनको ग्रहण कर लिया गया, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो हमने पीछे वाले पेज में यही देखा था कि कहाँ से आते हैं, संस्कृत से आए हैं, बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के संस्कृत ने हिंदी में डाल दिए, ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक है, पहचान हमारे पेपर में जो पूछा जाएगा वो पहचान पूछा जाएगा कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, उसी पहचान को भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन पहले इतना बात समझिए कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। चलिए, इस पेज में हमने अब दूसरी बात लिखेंगे तद्भव की। उदाहरण के साथ समझा दूंगा, लेकिन पहले तद्भव को देखो। तद्भव क्या है? उससे बनना। ये संस्कृत से टूट कर बनेंगे, संस्कृत से टूट जाएंगे। देखो, संस्कृत वाले क्या थे? कठिन थे, ऐसे शब्द कठिन थे। यहाँ लिख रहा हूँ कि ये शब्द क्या होंगे? कठिन होंगे और ज़्यादा प्रचलित नहीं होंगे, यानी इनका जो प्रचलन है वो कम होगा, यानी आमतौर पे कम प्रचलन में है। यानी इनका प्रचलन कम कैसे होगा? इनको हम कम ही बोलते हैं। हाँ, हिंदी में हमारा जो मुख है वो सुख की तरफ दौड़ता है, जिधर सुख लगता है वैसे ही अपने शब्दों को पढ़ते हैं, तो इनका प्रचलन जो है वो कम है। जबकि तद्भव जो होते हैं इनका प्रचलन ज़्यादा है। तो ये कठिन से सरल कर लेंगे इनको। तद्भव कौन से होते हैं? सरल होते हैं। अब इन कठिन को सरल कैसे करेंगे वो सुनो। जैसे मैं परिभाषा लिख दूं, सबसे पहले परिभाषा क्या लिखूंगा तद्भव शब्द की? ऐसे शब्द जो किससे बनते हैं? यहाँ से आएंगे, यहाँ से मतलब तत्सम से टूटकर बने हैं। अब तत्सम से टूटकर सरल कैसे बनाऊंगा? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा अग्नि। अब आप कहोगे सर अग्नि देखने सुनने बोलने में हार्ड है और संस्कृत का प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये शब्द क्या है? तत्सम है। अच्छा, इसको मैं सिंपल भाषा में चेंज करूंगा तो अग्नि से क्या बना दूंगा? आग। हम बोलते हैं ज्यादा प्रचलन वाला आग, क्योंकि आग क्या है? सिंपल है अग्नि से। ठीक है, तो ये संस्कृत का प्रतीत हो रहा था इसलिए तत्सम है, और इस तत्सम को तोड़कर मैंने क्या कर लिया? सिंपल कर लिया, आसान कर लिया। और आसान जो होता है, जो तत्सम से टूटकर आसान बनता है, वो कहलाता है क्या? तद्भव। क्या कहलाता है? तद्भव। तो परिभाषा क्या लिखूंगा? यानी कि ध्वनि बदल दी, शब्दों को सरल कर लिया और तत्सम से तोड़कर बना लिया, उसे ही क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो परिभाषा लिख दूंगा यहाँ पे, परिभाषा लिखूंगा तद्भव तत्सम शब्दों की, सॉरी तद्भव शब्दों की। 2 नंबर जो परिभाषा है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की परिभाषा क्या लिखने वाला हूं कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो जो तत्सम शब्दों के सरल होने से तथा, अब सरल, तत्सम शब्दों के सरल होने से तथा किससे बनेंगे? ध्वनि परिवर्तन से बनेंगे। तथा तद्भव शब्दों के, सॉरी तत्सम शब्दों के, तत्सम शब्दों के ध्वनि परिवर्तन से, ध्वनि परिवर्तन से बनते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये बातें कब समझ में आएंगी? जब काफी सारे तत्सम और तद्भव का बदलाव देखेंगे। काफी सारे तत्सम शब्दों को मैं तद्भव शब्दों में परिवर्तन करके बताऊंगा, तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या है। कि तत्सम जो होते हैं वो बोलने में हार्ड होते हैं, लिखने में भी हार्ड होते हैं, सुनने में भी हार्ड होते हैं, उच्चारण हार्ड होता है, मुश्किल होता है। लेकिन तद्भव शब्द अपने आम शब्द होते हैं, जिनको तोड़ मरोड़ के हमने आसान कर रखा है। ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। अब इन्हीं तद्भव, इन्हीं ऊपर वाले तत्सम शब्दों को मैं तद्भव में बदलाव करके बताता हूँ, बदल के बताता हूँ। देखिए, तत्सम जो शब्द है, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से आए, ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए, हिंदी सॉरी ध्वनि परिवर्तन हिंदी में स्वीकार कर लिया गया उनका। ठीक है, बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आए। ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे के जैसे थे वैसे के वैसे आ चुके हैं। अब तद्भव, इसमें क्या होता है? ध्वनि परिवर्तन से बनते हैं। किन शब्दों के ध्वनि परिवर्तन से? तत्सम शब्दों के ध्वनि परिवर्तन से ये बने हैं। चलो, मैं तत्सम शब्दों का ध्वनि परिवर्तित करता हूँ और इनको क्या करता हूँ? सरल करता हूँ। इनको क्या करता हूँ? सरल करता हूँ। पीछे वाले पेज में अपने क्या लिखा था? सरल। ये देखो, यहाँ हमने यहाँ लिखा है सरल। ये क्या है? सरल है। किससे सरल? कठिन से सरल होकर बनेंगे, तत्सम शब्दों के टूटने से बनेंगे। चलो कैसे बनेंगे, बनाता हूँ। देखो, जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र है, सिंपल करके लिखूंगा तो यहाँ लिख दूंगा क्या? इसका जो सिंपल रूप आएगा वो खेत आएगा। तो देखो, क्षेत्र और खेत, हम
आज भी कहते हैं कि खेत और क्षेत्र में खेत का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्षेत्र का नहीं करते। खेत का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और क्षेत्र का नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए जो क्षेत्र है ये तत्सम हो गया, बोलना मुश्किल था इसलिए, और हम इसको खेत पढ़ेंगे। तो अब इसको खेत पढ़ने लग गए और खेत हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। आसान था, खेत तद्भव शब्द हो गया। उस्टर, उस्टर जो है ये ऊंट का ही नाम होता है, इसलिए उस्टर कोई नहीं कहता, सारे ऊंट ही कहते हैं, ऊंट ही कहते हैं। कोई ऐसे नहीं कहता मैं क्षेत्र की तरफ उस्टर लेकर चला गया, सभी ऐसे कहते हैं मैं खेत कहाँ चला गया, ऊंट लेकर चला गया। तो जो शब्द हम ज़्यादातर यूज में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं और सिंपल शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई हलंत या किसी भी वर्ण के आधे होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि आधे वर्णों को बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये क्या है, ये है धर्म। क्या है, धर्म। हम कहते हैं धर्म, क्या कहते हैं, धर्म। ये रियल में ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ये शब्द बताओ फिर कैसा हो जाएगा, ये है धर्म। अब ये धर्म है तो बोलना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या है, आधा वर्ण। और इसी को पूरा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, धर्म बन जाएगा। और हम धर्म ही पढ़ते हैं, धर्म ही बोलते हैं ज़्यादातर। इसलिए जो आधे अधूरे होते हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम में होता है, जबकि पूरों का तद्भव में होता है। तो चलिए, अब अग्नि, इसमें आधा अधूरा वर्ड आया था, आधा अधूरा वर्ण आया था, इसलिए इसको आग में बदल दिया गया है। ठीक है, ये आग बन चुका है अग्नि से। ठीक है, उसी प्रकार ये श्रृंगार है, इसको श्रृंगार कोई नहीं कहते, सारे श्रृंगार कहते हैं, इसलिए श्रृंगार कैसा शब्द हो गया, सिंपल हो गया, और सिंपल हो गया तद्भव हो गया। अमावस्या कोई नहीं कहता, सब कहेंगे अमावस। क्या कहेंगे, अमावस। जो आधा अधूरा था इसको पूरा कर लिया गया। ठीक है, पूर्णिमा कोई नहीं कहता, सब कहते हैं पूनम की रात। पूर्णिमा की रात नहीं कहते, पूनम बोलते हैं ज़्यादातर। इसका मतलब ये क्या है, हार्ड थे, और ये क्या है, सरल हैं। इन्हीं कठिन शब्दों से सरल शब्द का जो रूपांतरण हुआ उसे कहते हैं तत्सम तद्भव रूपांतरण। तत्सम शब्दों को ही तोड़ मरोड़ के आसान कर लिया गया, उसे ही कहेंगे तद्भव शब्द। आई कहानी समझ में क्या। तो ये एक बेसिकली मैंने दो चार उदाहरणों के साथ इसका परिवर्तन बताया है। हम आगे चल के इसी क्लास के आगे चल के हम पढ़ेंगे बहुत सारे आगे परिवर्तन करेंगे तत्सम तद्भवों का। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, या निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, या कौन सा विकल्प में सभी प्रकार के तत्सम शब्द हैं, या किस विकल्प में सभी प्रकार के तद्भव शब्द हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा, आ जाइए। इन दोनों को हमने पढ़ लिया है, कम प्रचलन में होते हैं और ये ज़्यादा प्रचलन में आते हैं शब्द। हालांकि इनका आगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे अपने। ठीक है, चलो देशज की तरफ बढ़ते हैं। देशज कौन से होते हैं, एक बार मैं इनको क्या करता हूँ, परिभाषा के साथ समझा रहा हूँ, फिर अपने क्या करेंगे, तत्सम तद्भव को डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चल के बदलाव समझेंगे कि ये सारे तत्सम हैं, इनको कैसे बदलना है तद्भव में। और फिर उनका देखो, जब भी कोई शब्द बदला जाता है ना, उसका कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि एक तत्सम था उसको बदल दिया गया। अब अगर बात करें कि कई शब्द ऐसे हैं, जैसे वक, वक एक ऐसा शब्द है जो तद्भव तत्सम था, इसका बना दिया गया बगुला। अब मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन और कैसे किया होगा, इसमें किस प्रकार का, इसमें कौन सा आधा वर्ण था या पूरा वर्ण था, किस आधार पे इसको बदला गया तत्सम तद्भव शब्दों में। तो जब भी कोई आधार नहीं समझ में आता, इसका मतलब उसका कोई नियम नहीं है। जब किसी चीज के पीछे नियम लग जाता है ना, इसका मतलब वो चीज हमें समझ में आने वाली है, हम उस पर नियम आरोपित कर देंगे, नियम लगा देंगे। लेकिन मेरे को बताओ, तत्सम में तत्सम को तद्भव में बदलने का कोई नियम है क्या, कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि एक ही इंसान के द्वारा इनको बदला गया, क्या नहीं। जैसे लोगों को सुख लगता गया, मुख को जैसे आसान महसूस होते गए, वैसे वैसे इनको बोला जाने लग गया। तो तत्सम थे, हार्ड थे, लोगों को सरल चीज़ें चाहिए थी, तो लोगों ने क्या किया, उन शब्दों को बदल के आसान बनाना स्टार्ट कर दिया, और आसान बनाना शुरू किया तो बहुत सारे शब्द निकल के आए। तो इसलिए अब एक होता तो कोई नियम बना देता, लेकिन ये बहुत से लोगों के द्वारा मुख सुख के आधार पे इनको बदला गया है। इसलिए इनका जो नियम है वो सिंपल सा नियम है कि 90 से 95% उदाहरणों में क्या होता है कि जो कठिन होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो सरल होते हैं वो तद्भव होते हैं। आधे वर्णों को उड़ा दिया जाता है, हार्ड जो होते हैं उनको उड़ा दिया जाता है, संयुक्ताक्षर कहीं भी आ जाए उनको उड़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्षेत्र था तो क्षय और त्रय संयुक्ताक्षर थे, इनको हटा के हमने सिंपल वर्णों का इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए चलो, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि देशज क्या होते हैं। तो देशज की परिभाषा लिखूंगा। देशज का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष में जन्म, कौन से शब्द लेते हैं, तो देशज का मतलब हो गया देश में जन्म लेना। तो देश यानी क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, आम, जो हमने किसी स्थान विशेष की बात कर रहा हूँ, किसी स्थान विशेष में इन्होंने जन्म लिया, और किसी स्थान विशेष में जन्म लेकर हिंदी में आ गए। अब ये कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आ गए किसी स्थान विशेष में, जैसे मैंने लिखा
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक शब्द भोंपू। अब ये भोंपू शब्द है, ये आधे से बच्चों को नहीं पता होगा भोंपू किसे कहते हैं, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता होता भी कहाँ से आए हैं, क्यों नहीं उत्पत्ति का पता होता। मान लो इस एरिया में, इस क्षेत्र में मैंने एक शब्द को जन्म दे दिया, नया शब्द था, मैंने उस शब्द को जन्म दे दिया। किसी और क्षेत्र में वो शब्द प्रचलित नहीं था, तो किसी और शब्द में, उस और क्षेत्र में जाके उस शब्द का जैसे उच्चारण करता हूँ, तो वहाँ के लोगों को उस शब्द को समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं है, ये किसने उत्पन्न किया है। इसलिए ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का नहीं पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं क्या, देशज। यानी देश में या किसी स्थान, छोटे से स्थान में जन्म ले लिया, उसे कहेंगे देशज शब्द। तो ये भोंपू शब्द होता है, एक भोंपू शब्द है। अब सर हिंदी में आया कैसे ये, उसकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो किसी स्थान विशेष पे कोई कवि कवि या लेखक हुआ करता था, उसने देखा कि यहाँ एक शब्द ज़्यादा प्रचलित है, भोंपू। बजाने वाले को भोंपू कहते हैं, जो से आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो उस भोंपू की आवाज़ जो होती है वो भोंपू कहलाता है। तो उस बजने वाले जो उपकरण था उसको भोंपू नाम दिया। तो वहाँ के कवि की कोई रचना थी, वो प्रसिद्ध होगी, और प्रसिद्ध होने पे उसने अपनी कविता में भोंपू नाम को जोड़ दिया गया। और भोंपू नाम जोड़ा तो उसमें एक नीचे स्टार लगा के एक विवरण दिया कि भोंपू इसको कहते हैं। तो ऐसे ही करके ये हिंदी में इंसर्ट हो गया, हिंदी में आ गया है शब्द, ठीक है। तो इसलिए किसी स्थान विशेष में जो शब्द प्रचलित हो जाते हैं और उनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, हाँ, बिल्कुल देसी शब्द लगेंगे इनका, इन्हीं का दूसरा नाम होता है देसी शब्द। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, देसी शब्द। तो इसे देसी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल देसी भाषा का प्रतीत होता है, देसी शब्द होता है ये, बिल्कुल देसी भाषा का लगेगा। जैसे मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा बोम्पू, बोम्पू लिखा है, तो ये बिल्कुल देसी भाषा का शब्द लग रहा है, ठीक है। और आगे की बात मैं इस पेज पे करूंगा, परिभाषा वाले पेज पे, ठीक है। दो परिभाषा यहाँ होगी, तीसरी परिभाषा लिख रहा हूँ। तीसरी परिभाषा मैंने लिखी देशज शब्दों की, देशज शब्द। परिभाषा लिखूंगा तो क्या, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष पर, स्थान विशेष पर प्रचलित हो गए हैं भैया, किसी ने प्रचलित कर दी, यूं मुंह से निकाल दिए ऐसे शब्द, आवाज के आधार पे निकाला हो। जैसे एक नाम था, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने आवाज सुनी होगी फटफट की, फटफट एक आवाज होती है, तो जो फटफट की आवाज करेगा वो फटफटिया होगा। तो फटफटिया कैसा शब्द है, आपसे पूछे फटफटिया क्या है, तो जो फटफट की आवाज करता है वो फटफटिया है। तो ये किसी ने कहा था क्या, जो फटफट की आवाज करता है वो फटफटिया है, किसी ने नहीं कहा ना। क्यों, क्योंकि आवाज के आधार पे नाम थोड़ी रखे जाते हैं। तो अब रख दिया, अब रखा किसने इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो फटफट की आवाज़ करता है वो फटफटी है। तो उत्पत्ति का मेरे को भी नहीं पता है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, किसी स्थान विशेष पर प्रचलित हो गया वो, ठीक है। तो किसी स्थान विशेष पर प्रचलित होकर हिंदी में गढ़ लिए जाते हैं, यानी हिंदी में धारण कर लिए जाते हैं, हिंदी में गढ़ लिए जाते हैं, तथा जिनकी उत्पत्ति का, तथा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, देशज शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द देशज होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देशज शब्द, मैं काफ़ी सारे देशज शब्दों की चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो देशज शब्दों के अगर लिखें तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ, जैसे जितने भी देसी भाषा के शब्द हैं इन्हें ही देसी शब्द भी कहा जाता है। मैंने पिछली लाइन में बता दिया कि इन्हें ही क्या कहेंगे, देसी, यानी बिल्कुल देसी लगेंगे, जैसे यही किसी ने बनाए हो, ठीक है। अपने बोलचाल की भाषा में काफ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो देशज शब्दों जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल रहा बिल्कुल, ठीक है, उनको लिखूंगा। देखो जैसे एक शब्द आया बोम्पू, बोम्पू, कोई पूछे कौन सा शब्द है, देशज है, न तो तत्सम में है न तद्भव में, देशज में आ गया, ठीक है। मैं कह दूं फटफटिया,
फटफटिया, मैं कह दूं गड़बड़, ये गड़बड़ शब्द भी क्या है, देशज है। मैं कह दूं परात, मैं कह दूं घाघरा, मैं कह दूं लोटा, चुटकी, लोटा है, चुटकी है, घाघरा है, रात है, तेंदुआ है, बोम्पू, फटफटिया, गड़बड़, परात, घाघरा, लोटा, चुटकी, तेंदुआ, और कुछ शब्द लिखते हैं। तेंदुआ हो गया, चुटकी हो गई, लोटा हो गया, बोम्पू है, फटफटिया है, गड़बड़ है, और भी बहुत सारे शब्द अपने देसी भाषा के यूज़ करते हैं। जैसे जैसे अपने कहते हैं मुक्का, जैसे कहते हैं लप्पड़, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार देशज जो शब्दों की है वो कमी नहीं है, ठीक है। तो बोम्पू, फटफटिया, गड़बड़, परात, घाघरा, लोटा, चुटकी, तेंदुआ, मुक्का, लप्पड़, इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं। और आपसे पूछे मुक्का या लप्पड़ किस भाषा का है, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये देशज शब्द है, हिंदी में आया है, लेकिन आया कहाँ से इसका कोई पता नहीं है, ये देशज है। शब्द का वर्गीकरण कर सकते हैं देशज है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं बता सकते अपने, आया ना। तो उत्पत्ति नहीं बता सकते, इसलिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किसी क्षेत्र विशेष में। तो ये क्षेत्र विशेष में आए हैं, क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष पर प्रचलित हुए हैं, तो इन्हें ही कह सकता हूँ कि किसी क्षेत्र विशेष पर है, इनका जो प्रचलन है कुछ क्षेत्र विशेष पे हुआ है। ये बात मैंने ऊपर लिख दी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देशज शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। ये जो देशज शब्द थे ये वाले, तो इन्हें देसी शब्द कहते हैं। जैसे बम्बू, फटफटिया मैंने लिख दिया, काफ़ी सारे देसी शब्द और भी आपकी किताबों में मिल जाएंगे, अपने आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं परिभाषा लिख रहा हूँ सभी की, ठीक है। देशज 4 नंबर जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, देशज के बाद हम पढ़ेंगे 4 नंबर विदेशज शब्द, 4 नंबर पढ़ेंगे विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशज का मतलब होता है वही बात क्या कि जो विदेश में जन्म लिए हैं, विदेश प्लस जैसे आए हैं, यानी विदेश में जन्म लेते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख दूंगा, बताइए विदेश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, विदेश में कौन कौन सी भाषाएं, परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। और विदेश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, जैसे चीनी है, इंग्लिश है, अरबी है, फारसी है, इस प्रकार के। तो ये जो बाहरी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, हिंदी में ग्रहण कर लिए। जैसे इंग्लिश के कई शब्द होते हैं जो आप हिंदी में ग्रहण कर चुके हो। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ विदेशी भाषा का, सिंपल वे में एक उदाहरण दे रहा हूँ विदेशी भाषा का। आपने कभी एक उम्र सुनी है जिसको कहते हैं टीन उम्र, टीन एज, टीन सुना है? टीन कहाँ से स्टार्ट होता है सर, इंग्लिश में टीन स्टार्ट होता है सर, अगर 12 में लिखें तो वो लिखा जाता है 12, 12 लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है सर, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा 13, और उसके बाद टीन स्टार्ट हो जाएगी 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20, यहाँ 20 में कोई टीन नहीं है। इसलिए ये जो 13 से लेके 19 साल की उम्र है, 13 से लेके 19 साल की उम्र जो है, ये 13 से लेके 19 साल की जो उम्र है इसे कहते हैं टीन आयु। क्या कहेंगे? टीन आयु, क्योंकि इंग्लिश में इसके पीछे लगता है टीन। टीन आयु कौन सी होती है? 13 से 19 साल का जो बच्चा होता है, 13 से 19 साल का जो लड़का होता है उसे कहते हैं टीन आयु वाला होता है, ठीक है। इंग्लिश में आयु को एज कहते हैं, सभी को पता होगा। इंग्लिश में आयु को क्या कहते हैं? एज। तो मेरे को बताओ, टीन उम्र वाला यानी टीन एज वाला उसे कहेंगे टीन एजर, टीन एजर कहेंगे। क्या कहेंगे? टीन एजर, यानी उसकी उम्र क्या है? टीन है। टीन का मतलब 13 से लेके सर 19 साल की उम्र वाला टीन होता है, अभी आपने बताया। तो एजर का मतलब होता है उम्र वाला, यानी टीन, 13 से लेके 19 साल की उम्र, 13 से लेके 19 साल की उम्र। अब ये इंग्लिश का शब्द है टीनेजर, लेकिन अपने भारतीयों ने क्या किया, इसको बदला, और इसको बदला और इसको बोला तो इंग्लिश में, लेकिन अपनी भाषा में इसको बोल दिया टिंगर। इसको क्या बोल दिया? टिंगर। हालांकि था क्या ये? टीनेजर। क्या था? टीनेजर। नाम था टीनेजर, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ लिया टिंगर। अब ये टिंगर कौन सी भाषा का शब्द है, मेरे को बताओ। कहाँ से आया? इंग्लिश से आया, बाहरी भाषा से आया, और बाहरी भाषा से आया तो एक ही विदेशज शब्द हो गया कि नहीं हो गया? ये विदेशज शब्द हो गया है। तो हमने यही बात अभी देखी
कि ये विदेशज शब्द हो गया, इसलिए हुआ कि टिंगर जो है वो 13 से लेके 19 साल की उम्र को कहते हैं, और वो नाम रियल में क्या था, टीनेजर था, इंग्लिश का नाम था। उसी प्रकार सभी कहते हो, जैसे टाइम हो चुका है, मास्टर आ गया है, ठीक है, ऑफिस में बैठ जाओ, ठीक है। कप्तान, अब कप्तान जो नाम था वो कैप्टन से बना हुआ है, कैप्टन, कैप्टन को ही कप्तान, कप्तान किसको कहते हैं, कैप्टन को कहते हैं, और कैप्टन इंग्लिश का शब्द है, तो कप्तान, कप्तान भी बना हुआ किससे, कैप्टन से बना हुआ है, तो कैप्टन है। उसी प्रकार कंटीन है, ऑफिस है, मास्टर है, टाइम है, टीनेजर है, ठीक है। उसी प्रकार और भी कुछ शब्द होते हैं, हेड, हेड हो गया, हेड, हेड साहब, तो हेड साहब का मतलब क्या है, प्रधान, मुख्य। तो ये शब्द जो हैं ये इंग्लिश या विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कोई इंग्लिश, अकेले इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी विदेश में भाषाएं प्रचलित हैं, जितने भी विदेश में भाषाएं प्रचलित है, सारी की सारी किस में आएंगी, सारी की सारी विदेशी भाषाओं में रखी जाएंगी, सारी की सारी विदेशी भाषाओं में रखी जाएंगी, ठीक है। तो चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, विदेशी, विदेशी शब्दों के बारे में दोबारा परिभाषा लिख देता हूँ। विदेशज कौन से होते हैं, ये ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से विदेशी भाषाओं से हिंदी में हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहेंगे, विदेशज या विदेशी कहते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। चलो आओ इधर, कौन कौन सी है मैं लिख देता हूँ। आप बताइए मेरे को, विदेशी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो विदेशी भाषाएं सर बहुत सारी होती है, मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे। सबसे पहली तो है इंग्लिश। अब इंग्लिश के कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है, लगभग 3,000 शब्द हैं इंग्लिश, इंग्लिश के जो हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। हिंदी की रचनाओं में 3,000 शब्द आते हैं, ठीक है, इंग्लिश के। जैसे बहुत से शब्द हैं, जैसे मैंने लिख दिया मास्टर है, मैंने लिख दिया टाइम है, उसके बाद मैंने लिख दिया कैप्टन है, फिर मैंने लिख दिया पाउडर है, पाउडर है, पाउडर के बाद और भी लिख सकता हूँ, जैसे मास्टर हो गया, टाइम हो गया, ऑफिस हो गया, उसके बाद में हेड हो गया, हेड, हेड मास्टर बोल देते हैं हमने, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश भाषा के हैं, और इंग्लिश एक विदेशी भाषा होने के कारण ये हमारी हिंदी में बोले जाते हैं, इसलिए विदेशी शब्द कहलाएंगे। चलिए और बताइए कौन सी भाषा है, जैसे चीनी भाषा है एक, और चीनी भाषा में एक चाय शब्द जो अपने यूज करते हैं, ये चीनी भाषा का शब्द है। चाय शब्द जो यूज करते हैं, ये चीनी भाषा का शब्द है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे अब मैं अरबी फारसी के काफ़ी ज़्यादा लिखूंगा नहीं, लेकिन अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं, अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो मैं अरबी फारसी को एक विशेष क्लास में समझा दूंगा कि कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने चाय हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। पुर्तगाली शब्द होते हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा के, जैसे रिक्शा, रिक्शा ऐसे लिखा जाता है, रिक्शा, ठीक है। ये पुर्तगाली भाषा का एक शब्द हो गया, रिक्शा, ठीक है। पुर्तगाली का नहीं, ये जापानी का है, जापानी का, ठीक है। उसी प्रकार डच भाषा के, चीनी भाषा के, पुर्तगाली के, जापानी के, अरबी के, फारसी के, ठीक है। मुख्यतः इसमें अरबी के और फारसी के भी आते हैं, अरबी और फारसी, दो उर्दू की भाषाएं, उपभाषाएं हैं।
अरबी और फारसी। अरबी में लगभग हमारे 2500 शब्द हैं अरबी के जो हिंदी में हैं, और 3500 शब्द हैं किसके, फारसी के, और 3000 शब्द किसके हैं, इंग्लिश भाषा के हैं। 3000 शब्द किसके हैं, इंग्लिश भाषा के हैं। अरबी के कितने हैं, 2500 हैं, और फारसी के कितने हैं, 3500 हैं। ये सारे के सारे आंकड़ा है कुल लगभग लगभग, ठीक है, इतने लगभग शब्द इतने शामिल हैं। तो ये विदेशी भाषाओं के हैं जो हिंदी में आ गए हैं। ये सारे शब्द बेसिकली हैं हिंदी भाषा में ही शामिल, लेकिन इनका वर्गीकरण कर रहा हूँ कि कहाँ से आए हैं। तत्सम जो संस्कृत के हैं, तद्भव जो कहाँ के हैं, विदेशी भाषाओं के हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, तद्भव का मतलब होता है तत्सम शब्दों के टूटने से मिलकर बनने वाला। तो तद्भव शब्दों, तत्सम शब्दों के सरल होने से तद्भव का निर्माण हुआ। देशज देसी भाषाओं के हैं, विदेशी भाषाओं के विदेशज हो जाएंगे। देशज का मतलब किसी स्थान विशेष पर जो प्रचलित हो गया अपनी देसी आम बोलचाल की भाषा में जो बने हैं वो कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा एक वर्गीकरण जो था वो कंप्लीट हो गया है कि बाहर से आए हैं। और बाहर से कहाँ कहाँ से बताए मैंने, सर इंग्लिश के बताए आपने हैं, और चीनी के बता दिए हैं। इन शब्दों की आगे चर्चा करेंगे एक दिन विशेष कक्षा में। चीनी के आगे, इंग्लिश के आगे, अरबी के आगे हैं, और फारसी के आगे हैं, डच है, पुर्तगाली है, इस प्रकार बहुत से हैं। अरबी है, फारसी है, ठीक है, पुर्तगाल है, जापानी है, जापानी जैसे रिक्शा शब्द जापानी था, जापानी है। उस प्रकार बहुत सारी भाषाओं के यहाँ शब्द आने वाले हैं। सभी सभी विदेशी भाषाएं हैं, इसलिए सभी शब्दों को डालने वाले हैं विदेशज भाषाओं में। अपने हिंदी भाषा के शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रहे। और हिंदी भाषा में इतने प्रकार के शब्द प्रचलित होते हैं जो हमने उत्पत्ति स्रोत के आधार पर देख लिए हैं। हमारा एक वर्गीकरण ए प्रकार का था, जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट। दूसरा वर्गीकरण लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। अब रचना या बनावट के आधार पे अगर शब्दों को देखेंगे ना, तो रचना या बनावट के आधार पे पहले मतलब समझो क्या है इसका, कि शब्द हमारे सामने उत्पत्ति का नहीं देखना हमें। उत्पत्ति हो गई है सर, संस्कृत से आते हैं, तत्सम होते हैं, तत्सम से बने तद्भव होते हैं, किसी स्थान विशेष पर आए देशज हो गए, और बाहरी भाषा से आए विदेशज हो गए। अब उत्पत्ति नहीं देखनी, रचना देखनी है कि शब्द बनता कैसे है। और रचना के आधार पे मैं शब्द बताता हूँ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताऊंगा, 3 प्रकार के। इधर देखो कैसे 3 शब्द बता रहा हूँ, 3 प्रकार के शब्द। पहला देखना बहुत ही सिंपल है। एक शब्द होता है जिसका नाम है रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा शब्द होता है जिसका नाम है यौगिक शब्द, और तीसरा शब्द आएगा जिसका नाम है योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। तीनों को आराम से समझना। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़। परिभाषा भी लिखेंगे और समझेंगे भी इसके साथ ही। चलिए पहले समझो, कौन सा शब्द समझाने वाला हूं, कि रूढ़ शब्द कौन सा होता है। रूढ़ का मतलब होता है बिल्कुल मूल शब्द, ऐसा शब्द जिसको और अधिक तोड़ा ही नहीं जा सकता है। यानी अगर आप उसको तोड़ोगे ना, तो उसके जो खंड है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। उसके जो खंड होते हैं वो निरर्थक होते हैं। यानी फिर खंड निरर्थक है तो फिर तोड़ना भी निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे शब्दों के खंड करना निरर्थक बात है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द। मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, जैसे पहले समझा देता हूँ, परिभाषा आगे वाले पेज पे लिखूंगा। देखो जैसे मैंने लिखा हाथी, तो मेरे को बताइए हाथी अगर लिखा है तो इसके अगर खंड करना चाहूँ तो सर बनेगा हा प्लस थी। तो बताइए हा का कोई अर्थ है क्या, थी का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। ठीक है, अकेले थी का कोई अर्थ नहीं है, वैसे तो थी का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ थी का अर्थ नहीं निकला, खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकला। बताइए कोई अर्थ निकला क्या। मैंने यहाँ पे लिखा घर शब्द, मैंने लिखा घर, तो सर खंड करके देखो, घ प्लस र, क्या इनके खंडों का कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। तो ऐसे शब्द जिनके खंडों का अर्थ नहीं निकलता, यानी इनके खंड क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। ऐसे शब्द जो सबसे छोटे हैं, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक खंड वाले होंगे। जैसे पाठ, तोड़ के देखो, पा प्लस ठ, तो क्या है, गलत है। बिल्कुल खंडों का अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। जब पता है कि खंडों का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, तो खंडों के अर्थ पर जाओ ही मत। ऐसे शब्द जो बिल्कुल मूल हैं, रूढ़ हैं, इससे अधिक तोड़ा ही नहीं जा सकता, ये सबसे छोटे हैं, इसको नहीं तोड़ सकता मैं। आए ना तोड़ूंगा तो इसके वर्ण बनेंगे और वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं।
यौगिक आ जाओ, रूढ़ की परिभाषा लिख दूं, रूढ़ शब्दों की परिभाषा लिख दूं साथ साथ। प्रयोग सॉरी बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्द बताए मैंने, बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द। क्या लिखूंगा? ऐसे शब्द जिनके खंडों का, जिनके खंडों का, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात इनके खंड करना निरर्थक बात है। खंड करना कौन सी बात है? निरर्थक बात है, यानी खंड करने का कोई महत्व नहीं है, निरर्थक बात है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ गए बात को? इनके खंड करना निरर्थक बात है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आया ना? जैसे मैंने उसमें बताया कि ऐसे कुछ उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे जिनके खंड करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे, आप भी इसी प्रकार कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, सर हाथ लिखा है, हाथ, तो यहाँ पे लिखूंगा हा प्लस थ, यानी इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकला। सर घर शब्द लिखा तो इनके खंडों का भी कोई अर्थ नहीं निकला, घ प्लस र, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और खंड ही नहीं किए जा सकते। पाठ शब्द लिखा तो सर पा प्लस ठ, का मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ये क्या है? सूक्ष्मतम होते हैं, इसको और ज़्यादा किसी और शब्दों में या वर्णों में नहीं तोड़ा जा सकता, वर्ण में तोड़ोगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, ये सबसे सूक्ष्मतम है। ठीक है, पीछे आओ। दूसरा है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो बनते किससे हैं? रूढ़ से ही बनते हैं। जो बनते किससे हैं? इन रूढ़ शब्दों से ही मिलकर बनेंगे, और रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं, तो ये दो रूढ़ शब्दों के मिलने से इनका निर्माण होता है। जैसे मैं लिख दूं, जैसे पाठशाला लिखा हुआ है, पाठशाला, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ सर, तोड़ा जा सकता है सर, पाठ प्लस शाला से मिलकर बना है, पाठ प्लस शाला से मिलकर बना है। इसका मतलब इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, दोनों का अर्थ है। तो यानी कि ऐसे शब्द जो मिलते किससे हैं, बनते किससे हैं? रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। लेकिन लेकिन बात यह है कि इन शब्दों का, रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है, भाई रूढ़ शब्द का तो अर्थ है, हाथी का अर्थ है, लेकिन रूढ़ शब्दों के खंडों का अर्थ नहीं है। उसी प्रकार रूढ़ शब्द और इस रूढ़ शब्द के मिलने से बने, और मिलने से बनने के बाद जब इनको तोड़ा जाए तो पाठ का अर्थ भी है और शाला का भी अर्थ है, तो इनके खंडों का अर्थ निकला। तो ऐसे शब्द जो बनते किससे हैं? रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं और इनके खंडों का अर्थ मिलता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक का मतलब योग से बनेंगे, इसका मतलब इसका निर्माण योग से होने वाला है। परिभाषा में लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, परिभाषा नेक्स्ट पेज पे, 2 नंबर, 2 नंबर है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किसके योग से बनते हैं? रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, ध्यान रखना। ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, तथा अब बताओ, अगर मैं यौगिक शब्द को तोड़ूंगा तो दो रूढ़ शब्द मिलेंगे और शब्दों का तो अर्थ होगा। हाँ, रूढ़ को आगे तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि वो रूढ़ है। ठीक है, तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बने तथा जिनके खंडों का अर्थ होता है, तथा जिनके खंड जो होते हैं वो सार्थक खंड प्राप्त होते हैं, तथा जिनके सार्थक खंड प्राप्त होते हैं, यानी खंड जो होंगे वो अर्थ वाले होंगे, सार्थक खंड प्राप्त होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द
कहलाते हैं। जैसे यौगिक शब्दों के उदाहरण लिख सकते हैं अपने, क्या? जैसे लिखा मैंने, पहला पाठशाला, तो मेरे को बताइए पाठ और शाला का अर्थ है क्या? रूढ़ शब्दों से मिलकर है। रूढ़ एक पाठ एक रूढ़ शब्द है, और शाला भी क्या है? रूढ़ शब्द है। शाला का मतलब होता है घर, तो पाठ के लिए जो घर होता है, पाठ और शाला दोनों के अर्थ हैं, और दोनों के अर्थ हैं तो ये कौन सा हो गया? यौगिक शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने लिखा, जैसे भव सागर, मैंने लिखा भव सागर, तो यहाँ पे भव सागर में देखिए, भव भी है, इसका भी अर्थ होता है, प्लस सागर भी है, तो इसी का भी अर्थ है। भव सागर का अर्थ है, तो भव का भी है और सागर का अर्थ भी है। मैं लिखूं प्रेम कथा, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेम, और साथ में किसका खंड बनता है? कथा का खंड बनता है। दोनों खंडों का अर्थ है। तो आपने देखा पाठशाला, भवसागर और प्रेम कथा, ये यौगिक से बने हुए हैं, योग से बने हुए हैं। यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है ये, और किससे हुआ है? रूढ़ शब्दों के मिलने से हुआ है। आई का नहीं समझ में? तो ये यौगिक हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पेपर में जो पूछे जाने लायक है, वो है योगरूढ़ शब्द। कौन सा है? योगरूढ़ शब्द। इसको समझते हैं। योगरूढ़ का मतलब होता है ऐसा शब्द, ऐसा शब्द। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब सर अभी बताया क्या? योग का मतलब होता है यौगिक होता है। होता तो क्या है? यौगिक शब्द है सर। तो सर फर्क क्या है? होता तो यौगिक है, लेकिन रूढ़ का मतलब हो गया किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, अर्थ उसका विशेष हो गया। अर्थ विशेष कैसे हो गया? जैसे मैंने लिखा लंबोदर, इस शब्द को चेक करके देखो, शब्द को चेक किया तो इसके खंड बनते हैं लंबा प्लस उदर। खंड बने लंबा धन उदर, ये खंड बन गए। अब इनके खंडों का अर्थ है या नहीं? इनके खंडों का अर्थ है, लंबे का भी अर्थ है और उदर का भी अर्थ है। उदर का मतलब होता है पेट। लेकिन अच्छा, इसके इसका मतलब हमें पता चला ये रूट शब्द था, ये भी रूट शब्द था, दो रूट शब्दों के मिलने से यौगिक बन गया। लंबोदर एक यौगिक शब्द हो गया। अब आप मेरे को बताइए कि क्या ये दो खंड मिलकर किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गए क्या? अर्थ के रूढ़ होने का मतलब होता है किसी तीसरे अर्थ को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। लंबा उदर, उदर लंबा, पेट लंबा, किसका है? गणेश का है। तो लंबोदर किसका नाम है? गणेश जी का नाम है। तो बताइए यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल गया क्या? ये दोनों खंड मिलकर किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हुए या नहीं हुए? है तो यौगिक शब्द, लेकिन किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, इसलिए इनको कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। क्या कहा जाता है? योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। तो परिभाषा में लिख सकता हूं मैं क्या? यौगिक हो गया, तीसरा हो गया योगरूढ़ शब्द। 3 नंबर हेडिंग है हमारी योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द क्या लिखूंगा? कैसे शब्द होते हैं? यौगिक ही होते हैं। ऐसे शब्द जो होते तो यौगिक ही हैं, परंतु उनका अर्थ किसी विशेष, उनका अर्थ किसी विशेष शब्द के लिए, विशेष शब्द या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है। रूढ़ का मतलब हो जाता है किसी विशेष वस्तु की ओर इंगित करेंगे, रूढ़ हो जाता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इधर आइए, जैसे मैंने लिखा दशानन, कैसा शब्द है? आपको सर एक बार खंड करने दो। अच्छा, खंड अगर सार्थक मिल जाए तो यौगिक हो सकता है, यही तो बताया मैंने सर। सार्थक खंड मिले, 10 का मतलब 10, और आनंद का मतलब होता है मुख। आनंद का मतलब क्या है? मुख। अन्न का मतलब होता है सर मुख। तो बताइए यौगिक हो गया फिर? नहीं, क्यों? क्योंकि सर 10 और अनन यानी 10 मुख वाला कौन है? रावण है। किसी तीसरे, किसी अन्य या तीसरे अर्थ के लिए वो रूढ़ हो गया है, और रूढ़ होते ही ये दशानन किस प्रकार का शब्द बन चुका है? योग रूढ़ बन चुका है, क्योंकि ये मिलकर बताएगा किसको? रावण को बताएगा। किसको बताएगा? रावण को बताएगा। दूसरी बात, लंबोदर लिखा था मैंने, लंबा प्लस उदर के लिए आएगा, लंबा प्लस उदर है। उदर का मतलब क्या बताया? पेट।
तो बताइए लंबा पेट किसका है, किस कौन से अर्थ को बता रहा है तो यौगिक, क्योंकि रूढ़ शब्दों के मिलने से ये यौगिक बन गया, यौगिक है लेकिन यौगिक किसको बता रहा है, किसी तीसरे अर्थ को तो नहीं बता रहा है, ये दोनों मिलकर बता रहे हैं, सिर्फ किसको, गणेश को बता रहे हैं, गणेश जी को बताएंगे ये सर नो, इसलिए ये कैसा हो गया, योग रूढ़ हो गया। उसके बाद में देखो जैसे मैंने लिखा हिरण्यगर्भ, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सारे के सारे योग रूढ़ होते हैं, बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं सारे के सारे क्या होंगे, योग रूढ़। मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि वो किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तीसरे अर्थ को बताएंगे और तीसरे अर्थ को बताने वाले योगरूढ़ होते हैं, योगरूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या होते हैं, योगरूढ़, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ, बताइए हिरण्यगर्भ में क्या खास बात है, ये सर हिरण्य प्लस गर्भ से बना है, हिरण्य प्लस गर्भ, हिरण्य का मतलब सर सोना होता है यानी सुनहरा, और सुनहरा पेट किसका है, गर्भ का मतलब पेट, और सुनहरा पेट किसका है, किसका है, ब्रह्मा, तो ये है ब्रह्मा। बोलो तीसरा अर्थ बताया कि नहीं बताया, ब्रह्मा को बता रहा है। तो ये थे रूढ़, रूढ़ के मिलने से यौगिक बना, लेकिन यौगिक नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि कारण क्या है यौगिक नहीं कहने का, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो ये है कि सर यौगिक इसलिए नहीं कह सकते, एक मिनट दोबारा इसको लिख दूँ, यौगिक इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि दोनों मिलकर ब्रह्मा को बता रहे हैं, किसी तीसरे अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए यौगिक नहीं कह सकते। उसी प्रकार मैं आगे लिख सकता हूँ क्या, और भी उदाहरण है हमारे सामने, चंद्रमौली, बताओ कैसा शब्द है, तो यहाँ पे बना है क्या, चंद्र है जिसकी मौली पर, चंद्र प्लस मौली, मौली का मतलब होता है मस्तक, और मस्तक पर चंद्रमा किसके हैं, शिव के हैं, तो तीसरा अर्थ निकला शिव, इसलिए ऐसा है योगरूढ़ शब्द है। उसी प्रकार मैं बहुत सारे और भी उदाहरण लिख सकता हूँ, जैसे हंस वाहिनी, हंस के वाहन वाली कौन है, सरस्वती है, इसलिए हंस प्लस वाहन से बना है, और हंस का वाहन किसके पास है, सरस्वती के पास है, तीसरा अर्थ निकला दोनों पदों से। जब दोनों पद, दोनों यो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरे अर्थ को बताएं, किसी तीसरी वस्तु को बताएं, किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएं, वहां पे वो शब्द यौगिक ना बचकर कौन सा बचता है, योगरूढ़ बोलते हैं उसको। अगर तीसरा अर्थ ही नहीं निकल रहा, जैसे मैंने लिख दिया पाठशाला, यहाँ पे सर कौन सा शब्द है चेक करके बताओ जरा, तो पाठशाला सर पाठ प्लस शाला से बना है, और पाठशाला का मतलब सर विद्यालय ही होता है, कोई तीसरे अर्थ वाली बात नहीं, पाठशाला का मतलब विद्यालय ही है, जहाँ पाठ पढ़ा जाता है, ठीक है, पाठ के लिए जो घर होता है, पठन के लिए जो घर है वही क्या है, विद्यालय है। तो ये कोई तीसरे अर्थ को नहीं बता रहा, इसलिए क्या है, ये यौगिक ही रहेगा, परंतु जो तीसरे अर्थ को बताते हैं वो योगरूढ़ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। आई कहानी समझ में क्या सभी को, ये इतनी सी बात। चलिए योगरूढ़ हमने एक प्रकार पढ़ा था योगरूढ़, ठीक है, ये रहा, ये रहा। रचना या बनावट के आधार पे हमने प्रकार पढ़ चुके हैं, रचना या बनावट के आधार पे, रचना कहाँ कहाँ से, देखो मैं रचना करके बता रहा हूँ सभी की, रूढ़ की रचना करके बताई, योगी कहाँ से बना इसकी रचना करके बताई, और योग रूढ़ कहाँ से बना इसकी भी मैंने रचना करके आपको बता दी है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। ये विदेशज और तत्सम तद्भव का हो चुका था, हमने शुरू में जो पढ़ा था। उत्पत्ति स्रोत के आधार पे हो गए हैं, ठीक है। शब्द का वर्गीकरण, तो हमने दो वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे और बनावट के आधार पे या रचना के आधार पे। कल हम आगे की जो क्लास रहेगी उसको प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण हम समझने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल की क्लास जो हमारी रहेगी, आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो शब्द विचार का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, जहां पर हम प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो इस टॉपिक पे रहेगी, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन रूपांतरण का आएगा, और रूपांतरण में हम देखेंगे कि शब्दों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, कि शब्द का रूपांतरण जो है वो तत्सम से तद्भव कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे, तत्सम से तद्भव कैसे बनता है इसकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा हम इसकी करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा जो हम तत्सम तद्भव की करेंगे, रूपांतरण की चर्चा, यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा। फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ेंगे तो यहाँ से भी एक योग रूढ़ में पूछा जाता है प्रश्न। प्रयोग के आधार पे हम संज्ञा सर्वनाम विकारी और अविकारी पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पे हम समानार्थी विपरीतार्थी एकार्थी और बहुअर्थक शब्द इनको पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया है शब्दों के प्रकार में, शब्द रचना में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
योग रूट शब्द तक। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। और क्लास को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को बार बार। ठीक है, और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं इनको शेयर करते रहना। हिंदी की अपनी जो कड़ी एक चल रही है हिंदी व्याकरण की, इसमें कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हम हिंदी की क्लास लगा सकते हैं। आप जहाँ जिस एग्जाम में, जिस भर्ती में हिंदी नाम का टॉपिक है, वहाँ अपनी क्लास उपयोगी रहेगी। चाहे वो ऐसा ही हो, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कहीं भी अपने हिंदी आ रही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आ रही है ना, कृषि पर्यवेक्षक वाले में भी, इसमें भी हिंदी आ रही है। तो इन सभी के लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, उन बच्चों को जोड़ते रहिए जो हिंदी की कक्षा, जिसमें हिंदी, जिनको हिंदी में हिंदी से काफ़ी डर लगता है कि हिंदी अपनी समझ से बाहर है, तो अपने हिंदी को समझ के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा जो टॉपिक था शब्द विचार का, वो एक पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एपिसोड हमने कर लिया है, कल नए एपिसोड की तरफ चर्चा करेंगे। और मैंने जो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताया था वो आपने ज्वाइन कर ली होगी लगभग ने। तो नई वो रीट लेवल 1 के लिए टेस्ट सीरीज है, उसमें अपने लेवल 1 का सारा मैटर उसमें पूर्ण सिलेबस के आधार पर बनाई गई एक टेस्ट सीरीज है। उसमें एक कोर्स भी हमने बताया था 999 रुपये का, कोई नाम मात्र शुल्क है, ज़्यादा शुल्क नहीं है। उसको आप परचेज करके और पूर्ण मतलब सलीके से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नानक क्लासेज ऐप पर उसको आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, नानक क्लासेज ऐप को, और लॉगिन आईडी लगा के आप कोर्स परचेज कर लीजिए। 999 रुपये का कोर्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में बच्चे जुड़ते जाएं। इसी कड़ी में आपका आगे स्वागत करेंगे। तो उस टेस्ट सीरीज में अपने, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या था। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि किसकी बात कर रहे हैं सर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि सर हमारे सामने एक ऑफर लेकर आए थे, वो कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था। आज फिर उस बात को रिपीट कर देता हूँ, क्या कि बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। मैं इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले जो है, लेवल फर्स्ट वाले हैं वो ध्यान दें, लेवल फर्स्ट वाले हैं वो ध्यान दें। इस कोर्स के बारे में ध्यान दें। इस कोर्स में ये बात मैंने बताई कि जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं वो देखें क्या बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट की हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेन हो, ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी, चाहे वो प्री की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये टेस्ट सीरीज मात्र 999 रुपये में खरीद कर आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। यहाँ जो हिंदी की क्लास मिलेगी आपको, ट्रिपल बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है कि रीट प्री की क्लासेस भी मिलेंगी, रीट मेंस की क्लासेस भी मिलेंगी, और इसके साथ रिवीजन और टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पार्ट रहता है, अहम भूमिका निभाता है बच्चे में। अगर किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के जो अहम रोल रहता है वो इसका रिवीजन और टेस्ट का रहता है। ये सबसे बढ़िया हमने इसमें डाल रखा है। और रीट मेंस की क्लासेस भी हैं, रीट प्री की क्लासेस भी हैं। ये पूर्ण अध्यायवार अपना सिलेबस दिया गया है इसमें। और प्रत्येक क्लासेज आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली हैं इसमें। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास इसमें आपको मिलेगी, और इसके साथ पीडीएफ की पैनल पीडीएफ भी मिलेगी, और दूसरी पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सा कंटेंट इसमें मिलने वाला आपको भारी मात्रा में, 999 रुपये में केवल और केवल। और अभी भर्ती आने वाली ही है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप एक बार सिलेबस को भी पढ़ लेंगे तो आप भर्ती के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप 999 रुपये का ये कोर्स परचेज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको बहुत, आप देखिए कहीं भी तैयारी करने के लिए हमारे साथ में बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन अपने को पढ़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका ये रहती है कि अपने को समझ में किस चीज़ की आ रही है। तो देखिए हिंदी सबसे पहले, मैं इसमें हिंदी भी मेरी ही क्लासेज इसमें रहेंगी, तो हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ से समझ में आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। और इसी प्रकार हमारा जीके का सबसे बेस्ट, आपको सबको पता ही है, जीके के लिए कोई कहने की मेरे पास शब्द ही नहीं है, निशब्द हूँ। ठीक है, तो ऐसे जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर्स की क्लासें भी हैं, सब कुछ है, सारा जीके इसमें इसी में आ रहा है। ठीक है, तो आप सब इस कोर्स को खरीद सकते हैं नानक क्लासेज ऐप पे। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।